हेलो एस्पिरेंट्स। आज हम हमारी राजस्थान सेट की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। जो हमारे लास्ट क्लास में 20 क्वेश्चंस हो गए थे। अगर आपने वो लास्ट क्लास नहीं देखी है तो एक बार आप वो क्लास जाके देख लो। उसमें मैंने सब कुछ देखो डिटेल में समझाया है, एकदम एक एक ऑप्शन को। तो एक बार आप वो लास्ट क्लास जाके देख लेना। ठीक है, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 से। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है? ड्यूरिंग एक्सरसाइज द कार्डिक मिनट वॉल्यूम इन एवरेज मैन में राइज फ्रॉम 4 लीटर टू। ये बोलना चाहता है। एक बार मैं थोड़ा सा जूम कम कर लेता हूँ, क्योंकि जो हिंदी वाले हैं वो भी देख लेंगे इसको आराम से। ठीक है, अब देखो। तो ये क्या बोल रहा है कि एक एवरेज मैन है जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीता है, एथलीट नहीं है, तो उसका कार्डिक मिनट वॉल्यूम। ठीक है, कार्डिक मिनट वॉल्यूम मतलब कार्डिक मिनट वॉल्यूम आपका कार्डियक आउटपुट का क्या है, सिनोनियम है। ठीक है, सिनोनियम है। ठीक है, ध्यान रखना। तो कार्डियक मिनट वॉल्यूम क्या है? कार्डियक आउटपुट का सिनोनियम है, ये हमें पता है। तो ये बोल रहा है कि कार्डियक आउटपुट एक एवरेज मैन का 4 लीटर से कितने तक बढ़ सकता है, वो पूछा इसने। ठीक है, तो बेसिकली ये क्वेश्चन आपका एक बार नेट में भी बना हुआ है, उसमें एथलीट का पूछा हुआ था। ओके, सो ये दो दो ही पूछ सकते हैं आपसे, एक तो एवरेज मैन का और एक एथलीट एलाइट एथलीट का। तो एवरेज मैन का तो है आपका 20 लीटर्स, और आपको अगर एक एलाइट एथलीट का पूछ लिया जाए तो आप बोलोगे 40 लीटर्स। अगर 40 लीटर ऑप्शन में ऐसे लिखा हुआ है मोर देन 40, ठीक है, मोर देन 30, तो आप क्या टिक करोगे? मोर देन 40। ध्यान रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपका विलमोर से लिया हुआ है। तो आपको अगर रेफरेंस चाहिए तो मैं कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे, मैं रेफरेंस अपलोड कर दूंगा। सो अब हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो, कार्डियक आउटपुट को डिनोट आप ऐसे भी करते हो, क्यों? ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। तो हम जो अब अभी हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था जिसमें अभी हमने देखा 22, उसमें क्या था कि कार्डिक आउटपुट बढ़ रहा है ड्यूरिंग एक्सरसाइज। ठीक है, 4 से वो 20 लीटर तक हो गया। तो वो कैसे हो रहा है, मतलब, और इसको क्या बोलते हैं, इस टर्म को कहाँ, और इसको कौन से टॉपिक में हम पढ़ते हैं? तो इसको हम पढ़ते हैं कार्डियोवास्कुलर रेस्पॉन्सेस टू एक्यूट एक्सरसाइज। किसमें पढ़ते हैं? कार्डियोवास्कुलर रेस्पॉन्स टू एक्यूट एक्सरसाइज, जिसमें हम दो को एक हम एवरेज मैन का लेते हैं, ठीक है, और एक हम लेते हैं एलाइट एथलीट को। ठीक है, तो दो को हम अलग अलग देखते हैं। अब हम एक एक चीज देखते हैं जिससे आपका क्वेश्चन, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया कि कंपैरिजन से क्वेश्चन आते हैं। आपका मैन वुमेन के कंपैरिजन से क्वेश्चन आते हैं, आपका एलाइट एथलीट और सेडेंटरी लाइफस्टाइल वालों ऐसा क्वेश्चंस बनता है कि दोनों के कंपैरिजन आपसे पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं दोनों का एक बार, और कार्डिक आउटपुट को भी हम साथ साथ समझ लेंगे। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना। नेक्स्ट मतलब आपके एग्जाम के लिए अभी हेल्प बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं हार्ट रेट को। दोनों को हम कंपेयर कर लेंगे हार्ट रेट से। ठीक है, तो हार्ट रेट बेसिकली क्या होता है? हार्ट रेट आपका हार्ट रेट की अगर हम डेफिनेशन देखें तो मैं साइड में आपको हार्ट रेट बता देता हूँ। हार्ट रेट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन पर मिनट। क्या बोला मैंने? कॉन्ट्रैक्शन पर मिनट क्या होता है? आपका हार्ट रेट। अब इससे क्या मतलब है कि आपका जो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, 1 मिनट में, वो होगा आपका हार्ट रेट। ठीक है, इजी है। अब हमारे एवरेज मैन के अंदर, ठीक है, रेस्टिंग हार्ट रेट कितनी रहती है? रेस्टिंग हार्ट रेट रहती है आपकी 60 to 80 पर मिनट। ठीक है, पर मिनट, ध्यान रखना। और आपका एलाइट एथलीट की रहती है, एक एलाइट एथलीट है, उसकी रेस्टिंग हार्ट रेट कितनी रहेगी? वो रहेगी आपकी
28 जो लोवेस्ट मेजर की गई है अभी तक, और मैक्सिमम आपकी 40 तक भी जा सकती है रेस्टिंग हार्ट रेट, ठीक है। तो 28 से 40 इसका एक सेफ जोन है, कि आप अगर एग्जाम में भी लिखो तो अगर आपको 28 से 40 के बीच में मिलती है तो आप उसको टिक कर सकते हो, ध्यान रखना, ठीक है। लोवेस्ट मेजर की गई है वो है 28। और विलमोर के अकॉर्डिंग ये रेफरेंस है विलमोर का, विलमोर में 28 to 40 दी हुई है, आप वहां पे भी जाके इसको देख सकते हो। नेक्स्ट आपका ड्यूरिंग एक्सरसाइज हम देखते हैं एवरेज हार्ट, जो आपकी हार्ट रेट है रेस्टिंग हार्ट रेट, वो ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ये तो अभी हमने रेस्टिंग हार्ट रेट देख लिया, अब हम देखेंगे ड्यूरिंग एक्सरसाइज। ड्यूरिंग एक्सरसाइज हार्ट रेट कितनी रहती है एक एवरेज मैन की, ये बढ़ के बेसिकली देखो ये ऐसे नहीं बढ़ती, ऐसे कोई जोन नहीं है कि आप ये बता दो कि 120 चल जाएगी 140 चल जाएगी। इसमें कॉन्सेप्ट आता है, वो दोनों के लिए रिलेट होता है, किसके लिए, दोनों के लिए। इसमें क्या होता है कि हार्ट रेट है ना, बेसिकली मैं इसको भी साइड में बता देता हूँ। अभी मैं जैसे मैंने 60 to 80 पर मिनट बताई है, और ये मैंने रेस्टिंग हार्ट रेट दोनों की बताई है, इसको एक बार आप नोट्स में लिख लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब हार्ट रेट का कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं आपको, कि हार्ट रेट जैसे आप एक्सरसाइज करते हो ना, ये आपकी एक्सरसाइज की इंटेंसिटी है, ठीक है, और ये आपकी हार्ट रेट है, ठीक है। तो आप जैसे जैसे एक्सरसाइज ज़्यादा करते जाते हो तो हार्ट रेट बढ़ती है, फिर एक प्लेट्यू आता है, फिर एक बढ़ती है, फिर प्लेट्यू आता है, फिर एक बढ़ती है, फिर प्लेट्यू आता है, ऐसे जाती है, ना कि एकदम सीधे की सीधे ग्राफ तेज नहीं होता। प्लेट्यू आता है, फिर बढ़ती है, फिर प्लेट्यू आता है, फिर बढ़ती है, फिर प्लेट्यू आता है, फिर बढ़ती है, ऐसे आपकी हार्ट रेट इंक्रीज होती है। तो इस प्लेट्यू को हम क्या बोलते हैं हमारी एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में, इस प्लेट्यू को बोलते हैं स्टडी स्टेट हार्ट रेट। इसको आप नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए स्टडी स्टेट हार्ट रेट क्या बोलते हैं, तो आप बताओगे जब आप एक्सरसाइज स्टार्ट करते हो और उसके बाद हार्ट रेट इंक्रीज होने के बाद जो प्लेट्यू आता है, और वो प्लेट्यू कितनी देर बाद आता है, जैसे आपने एक्सरसाइज स्टार्ट की, आपने इंटेंसिटी इंक्रीज की, उसके 2 से 3 मिनट बाद, हर 2 to 3 मिनट बाद ये प्लेट्यू आएगा। कब आएगा? एवरी 2 to 3 मिनट्स में, ओके। फिर आएगा 2 से 3 मिनट बाद, फिर 2 से 3 मिनट बाद, ऐसे प्लेट्यू आता रहता है। तो अब यहाँ से हमें एक चीज पता चलती है कि कार्ड अगर आपका हार्ट रेट 2 से 3 मिनट बाद स्टडी पेस में हो जाता है, ठीक है, वो इंक्रीज नहीं होता, बट फिर भी आपका कार्डिक आउटपुट तो बढ़ रहा है। तो वो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आपका स्ट्रोक वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है, ठीक है। हार्ट रेट तो बढ़ ही रही है, स्ट्रोक वॉल्यूम भी तो बढ़ रहा है। तो ओनली कार्डिक आउटपुट, जैसे हमें पता है क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट का बाय प्रोडक्ट है। तो ओनली हार्ट रेट पे डिपेंड नहीं है कार्डिक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम पे भी डिपेंड है। तो अगर आपकी हार्ट रेट एक स्टडी एक प्लेटिव फेज में, बट फिर भी कार्डिक आउटपुट आपका इंक्रीज होता है और हो सकता है, क्योंकि ये स्ट्रोक वॉल्यूम पे भी डिपेंड है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम हम अभी थोड़ी देर से देखते हैं। बाकी एक बार आपको यहाँ तक समझ में आई चीज़ें तो बताओ मुझे, ठीक है। अब जो आपके एग्जाम रिलेटेड कॉन्सेप्ट है इंपॉर्टेंट, वो एक तो स्टडी स्टेट हार्ट रेट है, दूसरा आपका 2 से 3 मिनट बाद ये इंक्रीज होता रहता है। अब एक नोट है, ठीक है, एक नोट है, वो ये है कि इट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज। मतलब जो आपकी हार्ट रेट है ना, वो आपकी किस पे डिपेंड करेगी, इंटेंसिटी पे, कि उसका प्लेट्यू कब आना है, ये टोटली डिपेंड होगा इंटेंसिटी पे। कैसे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। लाइक इंटेंसिटी, जितनी इंटेंसिटी ज्यादा है ना, उतना ही लेट आपका प्लेट्यू आएगा। क्या आएगा, या प्लेट्यू की जगह मैं स्टेडी स्टेट हार्ट रेट फेज जो आता है, वो कब आता है, जितना इंटेंसिटी आपकी ज़्यादा रहेगी उतना ही लेट आपका स्टडी स्टेट हार्ट रेट फेज आएगा, प्लेटी फेज आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। जितनी कम इंटेंसिटी रहेगी उतना जल्दी आएगा, ये भी बात याद रखना। और एवरेज टाइम जो बताया गया है वो 2 से 3 मिनट बताया गया है, ठीक है। और इसका रेफरेंस आपका विलमोर है, ठीक है। बाकी और भी बुक्स में ये सेम चीज़ें दी गई हैं, आप जाके देख सकते हो। बाकी इतना डीप कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहीं से ही क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। क्वेश्चन जो बनेगा आपका, एक तो स्टडी स्टेट हार्ट रेट से बनेगा, ओके। और ये मैंने कॉन्सेप्ट के लिए बता दिया है कि इंटेंसिटी जितना ज़्यादा होगी उतनी लेट आपकी स्टडी स्टेट हार्ट रेट आएगी, तो आप एक बार इसको नोट में लिख सकते हो, ओके। और हार्ट रेट जैसे कि आपको पता है कॉन्ट्रैक्शन पर मिनट, ये टर्म्स आपके एग्जाम में ऐसे कैसे डायरेक्टली टर्म्स पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, कि कॉन्ट्रैक्शन पर मिनट इक्वल्स टू, तो आप बोलोगे कॉन्ट्रैक्शन पर मिनट, सिंपल है, हार्ट रेट है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन बन सकता है वो बनेगा आपका
एक तो ये 60 to 80 पर ये बेसिक है, ये तो हमें पता है, और ये 28 से 40 मिनट किसका है, रेस्टिंग हार्ट रेट का। तो हार्ट रेट में समझने के लिए इतना ही है। बाकी अब हम ज़्यादा डिले ना करते हुए कार्डिक आउटपुट को भी देख लेते हैं। किसको, सॉरी, कार्डिक आउटपुट 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 को नहीं, स्ट्रोक वॉल्यूम को। किसको, स्ट्रोक वॉल्यूम को। क्योंकि कार्डिक आउटपुट तो हम समझ ही रहे हैं, उसके अंदर ये सब चीज़ें देख रहे हैं ना। तो स्ट्रोक वॉल्यूम, बेसिकली स्ट्रोक वॉल्यूम आपके चार फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है। एक आपका हो गया वेनस रिटर्न, नेक्स्ट आपका हो गया साइज ऑफ वेंट्रिकल, ये आपसे पूछ सकता है डायरेक्ट, ठीक है। और एक आपका aortic प्रेशर, ठीक है, और आपका एक कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे क्या आपका स्ट्रोक वॉल्यूम, ये चार फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड है। इन चार फैक्टर्स पे ही डिपेंड करता है कि आपका हार्ट कितना ब्लड पंप कर रहा है, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल कितना ब्लड पंप कर रहा है, वो इन चार फैक्टर्स पे डिपेंड होता है। अब देखो, सबसे पहले थोड़ा सा हम स्ट्रोक वॉल्यूम की डेफिनेशन समझ लेते हैं कि स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है। एक मिनट। स्ट्रोक वॉल्यूम बेसिकली ब्लड पंप बाय लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल ने कितना ब्लड पंप किया है, कब, एक सिंगल कॉन्ट्रैक्शन में। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका स्ट्रोक वॉल्यूम, द ब्लड पंप बाय लेफ्ट वेंट्रिकल इन ए सिंगल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, स्ट्रोक वॉल्यूम। अब स्ट्रोक वॉल्यूम में और दो तीन चीज़ें देखने वाली, ठीक है। आपका स्ट्रोक वॉल्यूम से रिलेट करता है क्या, फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म। क्या है फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म, बेसिकली देखो बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ से आपके नेट में तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, और क्या पता आप सेट में भी क्वेश्चन यहाँ से बनने लग जाए। तो फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म क्या बोलता है आपका, कि जितना ज़्यादा ब्लड आएगा ना, कहाँ पे, एट्रियम में जितना ज़्यादा ब्लड आ रहा है ना, उतना ही ज़्यादा हार्ट फोर्स, उतनी ही तेज, उतने ही ज़्यादा हार्ट फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करेगा। क्या बोला मैंने, जितना आपका ब्लड हार्ट में आएगा, हार्ट उतने ही ज़्यादा तेज कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और उसको हम बोलते हैं फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म, ठीक है। सपोज करो, अब ये होता क्यों है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, लास्ट क्लास में बताया था, अब और अभी मैंने चार जो फैक्टर्स बताया उसमें एक फैक्टर है वेनस रिटर्न। वेनस रिटर्न क्या होता है, बेसिकली आपका कितना ब्लड आपके हार्ट में आ रहा है, ठीक है। अब ये कैसे हमें पता चलता है, या फिर कैसे हम बता सकते हैं कि कितना ब्लड आपके हार्ट में आ रहा है। तो जैसे हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं ना, जैसे ही हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो दो आपके जो फैक्टर्स है, जो मैंने लास्ट क्लास और एक शायद लास्ट से लास्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ है। एक आपका होता है कॉन्ट्रैक्शन इन स्केलेटल मसल्स, जो आपकी स्केलेटल मसल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, एक वो, और एक आपकी होती है वेन्स में जो वॉल्स होते हैं, ठीक है, उन पे। अब क्या होता है, देखो जब आपकी स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है ना, तो जितनी तेज, जितना ज्यादा और जितनी बार बार जितनी तेज कॉन्ट्रैक्ट होंगी ना, वो ब्लड को वापस टुवर्ड्स द हार्ट भेजेंगी, ठीक है। ग्रेविटी भी, जैसे ग्रेविटी तो लगी रही है, बट फिर भी इतना तेज प्रेशर रहता है कि ब्लड जल्दी जल्दी फिल होता है, ज़्यादा फिल होता रहता है, ठीक है। किससे कंपेयर कर रहे हैं हम, नॉर्मल जैसे आप रेस्टिंग सिचुएशन में, उससे ज़्यादा ब्लड आता है कब, ड्यूरिंग एक्सरसाइज। तो ड्यूरिंग एक्सरसाइज हमने एक चीज़ समझी है कि ब्लड ज़्यादा आता है हार्ट में, उसको हम बोलते हैं वेनस रिटर्न। क्यों ज़्यादा आता है, क्योंकि आपकी स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। दूसरा, वेनस जो वेन्स के अंदर जो वॉल्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपके हार्ट के अंदर वॉल्स होते हैं, ऐसे ही वेन्स के अंदर भी वॉल होते हैं, ऐसे वॉल्स होते हैं, ठीक है। तो ब्लड आपका जब वापस जा रहा होता है ना, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड, एक मिनट, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड अगर वापस जा रहा है ना, तो ये वॉल्स खुलते हैं, जाते हैं, फिर बंद हो जाते हैं, सेम ओपन होते हैं, जैसे ही ब्लड ऊपर गया फिर क्लोज हो जाते हैं, देन दोबारा आता है ब्लड, फिर क्लोज हो जाता है। तो इसका भी बड़ा रोल रहता है, तो इसको हम बोलते हैं वेन्स वॉल्स, ठीक है। तो ये सब बेसिकली आपका वेनस रिटर्न के अंदर आता है। अब देखो, एक तो बात होगी वेनस रिटर्न, अब जितना ज्यादा ब्लड वेनस रिटर्न से आपका हार्ट में आ रहा है, तो हार्ट को वो ब्लड वापस भी तो भेजना है, ठीक है। बॉडी, क्योंकि बॉडी एक्सरसाइज कंडीशन में ब्लड की नीड है उसको, बॉडी को, ठीक है, ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा है बॉडी के अंदर। तो वो बहुत फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करता है हार्ट, ठीक है, एक्स्ट्रा फोर्स लगाता है, और इस एक्स्ट्रा फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं, फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म। तो मैं एक लाइन में कंक्लूड करता हूँ, जितना आपका ज़्यादा ब्लड आएगा हार्ट के अंदर,
जितना ज़्यादा ब्लड आएगा हार्ट के अंदर, यहाँ लिख रहा हूँ, हार्ट के अंदर ब्लड जितना ज़्यादा आएगा, ठीक है, उतनी ही तेज फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्शन जो हार्ट में होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बेसिकली। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ये आ, बहुत इजी रहेगा आपके लिए एग्जाम में अटेम्प्ट करना। और अगर नहीं आता है, आपको समझ नहीं आया है, तो एक बार आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं इस टॉपिक पे एक सेपरेट वीडियो ला दूंगा छोटी सी। ठीक है, हम सिंपल सा कंक्लूड कर देंगे इस चीज़ को। तो हमने क्या देखा, वेनस रिटर्न देखा। ठीक है, साइज ऑफ वेंट्रिकल आपको पता ही है, लेफ्ट वेंट्रिकल का जो साइज है वो बड़ा हो जाता है, जितना ज़्यादा साइज होगा उतना ही ज़्यादा वो ब्लड को स्टोर करेगा। ठीक है, उतना ही ज़्यादा स्ट्रोक वॉल्यूम आपका आपका जो आरोटिक आर्टरी है उसमें जाएगा ब्लड आपका, कहाँ से, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से। तो इस पे भी डिपेंड है साइज ऑफ वेंट्रिकल, आयोटिक प्रेशर, आपकी जो आयोटिक आर्टरी है वो कितना तेज, ठीक है, ब्लड को पुश कर रही है। ठीक है, तो ये भी आपका डिपेंड करता है किसमें, स्ट्रोक वॉल्यूम के ब्लड को भेजने में आपके बॉडी में। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी हमने पढ़ाई है अभी इसमें फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म में, कि जितना ज़्यादा ब्लड वापस आएगा उतना ही तेज हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी पे भी डिपेंड होता है कौन, स्ट्रोक वॉल्यूम। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मेरे को बताओ, और हम उस पर एक डिटेल डिस्कस कर लेंगे। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है इस चीज़ का तो ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और एक बार मैं रुक रहा हूँ, ले लिया होगा आई होप। ठीक है, और एक बार इसका भी ले लेना। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, और जैसे ही अब कार्डिक आउटपुट से ये चीज़ें कैसे रिलेट करती है, तो कार्डिक आउटपुट आपको पता है, अगर स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा होगा, नॉर्मल सी बात है, कार्डिक आउटपुट भी बढ़ेगा। हार्ट रेट ज़्यादा होगी तो कार्डिक आउटपुट भी बढ़ेगा। ठीक है, इजी है। नेक्स्ट आपका एक्सटर्नल एंड इंटरनल क्रिटिसिज्म, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो, एक्सटर्नल इंटरनल क्रिटिसिज्म यहाँ पे तो डायरेक्ट पूछ लिया है, और ये बहुत लोग बता भी देंगे कि ठीक है हिस्टोरिकल रिसर्च है इसका आंसर। बट देखो, अब मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी की बात करता हूँ। तो हिस्टोरिकल रिसर्च में आपकी जैसे एक्सपेरिमेंटल में वैलिडिटी चेक करते हैं, तो यहाँ पे वैलिडिटी नहीं चेक करते, यहाँ पे हम कि आपका जो रिसर्च जो आपने की है ना, हिस्टोरिकल जो रेफरेंस आपने यूज़ लिए हैं, ठीक है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वेज में आपने जो रेफरेंस दिए हैं वो कितना सही है, कितना जेन्युइन है, कितना ऑथेंटिक है, वो सब आपकी किस में डिस्कस होते हैं, हिस्टोरिकल रिसर्च के एक्सटर्नल और इंटरनल क्रिटिसिज्म में। थोड़ा सा यही बता देता हूँ, एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म में बेसिकली ऑथेंटिसिटी और जेन्युइननेस। ठीक है, ये किस में आएगा आपका, एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म में। और इंटरनल क्रिटिसिज्म में उसकी वैल्यू, वर्थ, ठीक है, ट्रस्टवर्दी, ठीक है, और आपका आएगा इसमें वैल्यू हो गई, वर्थ, ट्रस्ट हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ें किस में आ जाएंगी, इंटरनल क्रिटिसिज्म में। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की। यहाँ से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बेसिकली आपकी कोज एंड इफेक्ट पे रहती है, कोज एंड इफेक्ट पे रहती है। ठीक है, अब एक्सटर्नल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के भी दो जो आपकी वैलिडिटी को चेक करने के लिए दो क्रिटिसिज्म होते हैं। क्रिटिसिज्म भी नहीं बोलते थे हम उनको, एक्सटर्नल वैलिडिटी और इंटरनल वैलिडिटी के लिए रेफरेंस में यूज़ लेते हैं। ठीक है, और इसमें थ्रेड्स होते हैं बेसिकली, इसमें क्रिटिसिज्म होते हैं, उसमें थ्रेड्स होते हैं। ठीक है, अभी देख लेते हैं हम इंटरनल वैलिडिटी, वैलिडिटी को चेक करते हैं बेसिकली हम इसमें, और एक्सटर्नल वैलिडिटी। देखो, मैंने क्या बोला अभी कि इंटरनल वैलिडिटी में हम कॉज एंड इफेक्ट देखते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, सॉरी। तो इंटरनल वैलिडिटी बेसिकली आपका जो जो आपने कोर्स दिया है और जो उसका इफेक्ट आया है उसके बीच की रिलेशनशिप देखता है। क्या देखता है इंटरनल वैलिडिटी, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन कोज एंड इफेक्ट, कि कैसी रिलेशनशिप है, तो कौन देखता है, इंटरनल वैलिडिटी। और एक्सटर्नल वैलिडिटी देखता है आपकी जर्नलाइजेशन। ठीक है, जर्नलाइजेशन कौन देखता है, आपकी एक्सटर्नल वैलिडिटी, कि आपका जो रिजल्ट आया है, जनरलाइजेशन किसका, रिजल्ट का, जो आपका जो रिजल्ट आया है एक्सपेरिमेंट रिसर्च का, ठीक है, वो कितना उस पॉपुलेशन पे, जो आपकी पॉपुलेशन है, जो आपकी जो पॉपुलेशन है उस पे वो जनरलाइज होता है, कितना वो अप्लाई होता है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ रिजल्ट की बात करते हैं। देखो, एक्सटर्नल वैलिडिटी का एक और टाइप है, वो है आपकी इकोलॉजिकल वैलिडिटी। क्या है, इकोलॉजिकल
वैलिडिटी। अब इकोलॉजिकल वैलिडिटी क्या होती है? ये आपकी रियल वर्ल्ड सेटिंग्स की बात करते हैं। किसकी बात करता है ये? रियल वर्ल्ड सेटिंग्स की। कि आपने जो रिसर्च की है उसका जो रिजल्ट आया है, ठीक है, वो एक तो जनरलाइज होना चाहिए, ठीक है, पॉपुलेशन पे। अगर वो जनरलाइज नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं दिक्कत है एक्सटर्नल वैलिडिटी में। ठीक है, जनरलाइज भी हो रहा है तो क्या वो रियल वर्ल्ड सेटिंग्स के लिए है, तो वो किस में आ जाएगा? इकोलॉजिकल वैलिडिटी। और ये करंट फेवरेट क्वेश्चन बन सकता है आपके सेट एग्जाम में। इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इकोलॉजिकल वैलिडिटी, रियल वर्ल्ड सेटिंग्स, इस वर्ड को मार्क कर लेना। ठीक है। और एक्सटर्नल वैलिडिटी, जनरलाइजेशन, या फिर इसके कोई भी सिनोनियम्स पूछ सकता है जनरलाइजेशन के। ऐसा नहीं कि सिर्फ जनरलाइजेशन देगा, एप्लीकेशन भी आ सकता है। ओके, और कोई भी सिनोनियम्स आपसे पूछ सकता है। ठीक है। एंड इंटरनल वैलिडिटी का रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। अब देखो इनमें थ्रेड्स जो मैंने आपको बताया था, ऊपर हमने क्रिटिसिज्म देखे थे हिस्टोरिकल रिसर्च के। अब यहाँ पे क्या होता है आपका? यहाँ पे हो गए थ्रेड्स। ठीक है, थ्रेड्स क्या क्या है? जैसे कि आपके इंटरनल वैलिडिटी से ही पूछे जाते हैं थ्रेड्स, एक्सटर्नल वैलिडिटी के तो ऐसे कोई थ्रेड्स है नहीं है। और इसमें होंगे भी तो, जैसे कि आपका पॉपुलेशन हो गया। ठीक है, कि आपका जो पॉपुलेशन है उस पर अप्लाई हो पा रहा है नहीं हो पा रहा, एक आपका रियल वर्ल्ड पे अप्लाई हो पा रहा है नहीं हो पा रहा, ऐसे थ्रेड्स आएंगे किसमें? एक्सटर्नल वैलिडिटी में। इंटरनल में आपके क्वेश्चंस बनते हैं, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं इंटरनल वैलिडिटी के थ्रेड्स से। तो बेसिकली यहाँ पे आपका सबसे पहले हिस्ट्री आ गया, कि आपका जो प्री और पोस्ट जो डेटा है, डेटा कलेक्शन है, उसके बीच में बहुत सारे चेंजेस हुए होंगे। ठीक है, तो इसमें किस में आएगा? ये हिस्ट्री में। नेक्स्ट आपका इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट्स जो आप यूज़ ले रहे हो। ठीक है, एक तो आपका तरीका यूज़ लेने का, एक आपका इंस्ट्रूमेंट, क्या पता प्री टेस्ट में अलग हो, पोस्ट टेस्ट में अलग हो, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट आपने यूज़ ले लिया। या फिर इंस्ट्रूमेंट का, जैसे आपकी लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च है, तो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च तो लॉन्ग टाइम के लिए चलती है। ठीक है, तो 10-10 साल तक आपके क्या सेम इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे, तो उस चीज़ को भी आपका कौन बताता है? इंटरनल वैलिडिटी के थ्रेड्स के अंदर आ जाते हैं ये सब। ठीक है। और आपका स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन, स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन, इसमें क्या होगा स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन में? कि आपने जो स्टैटिस्टिक्स लगाई है, ठीक है, जो आप डेटा कलेक्शन में, डेटा कलेक्शन के बाद जो आप स्टैटिस्टिक्स के टूल्स यूज़ ले रहे हो, वो एक्यूरेट है या नहीं है, तो वो सब आपके स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन में आ जाएंगे। ठीक है। मैच्योरिटी, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि देखो वो चेंजेस आते हैं, ठीक है, ह्यूमंस में चेंजेस आते हैं टाइम टू टाइम, वो सीखता है। ठीक है, तो जो प्री टेस्ट के टाइम जो उसकी मैच्योरिटी थी, उसके बाद जो पोस्ट टेस्ट में उसकी मैच्योरिटी, उसमें डिफरेंट, थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, तो वो भी आपके इंटरनल वैलिडिटी में आता है। नेक्स्ट आपका टेस्टिंग इफेक्ट्स, कि वो फेमिलियर हो गया टेस्ट से, प्री टेस्ट जो आपने लिया, ठीक है, उसको पता चल गया कि यही होने वाला है पोस्ट टेस्ट में भी, तो वो थोड़ा फेमिलियर हो जाता है। प्री टेस्ट में क्या पता उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, इसलिए नहीं आते क्योंकि वो फेमिलियर नहीं है। पोस्ट टेस्ट में वो फेमिलियर हो जाता है तो उसके रिजल्ट्स अच्छे आ जाते हैं। तो ये सब कुछ आपके थ्रेड्स हैं इंटरनल वैलिडिटी के। और एक दो और हैं, तो वो हम रिसर्च की वीडियो जो मैंने बताई थी आपको, अगर आप मेरे को कमेंट में बताओगे तो ही मैं बनाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं बनाने वाला। तो मैं डिटेल में डिस्कस कर लूंगा ये सब चीज़ें, और मैं वही चीज़ें बताऊंगा जो आपके एग्जाम के रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको बताया एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का। ठीक है, इसमें आपको इंटरनल और एक्सटर्नल वैलिडिटी और उसके थ्रेड्स पढ़ने होते हैं। ओके। और एक्सटर्नल और इंटरनल क्रिटिसिज्म आपके हिस्टोरिकल रिसर्च में होते हैं। देखो हिस्टोरिकल रिसर्च में आपकी ऐसे एज सच कोई हाइपोथेसिस भी नहीं बनती, बट बनती है इन द सेंस ऑफ, जब हमें डिटेल एनालिटिकल स्टडी करनी होती है तो कुछ हमें हाइपोथेसिस भी रखनी पड़ सकती है। ठीक है, बट एक्सपेरिमेंटल जैसे कॉज एंड इफेक्ट की कोई हाइपोथेसिस नहीं बनती। एक्शन रिसर्च, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्शन रिसर्च, मैंने फर्स्ट वीडियो में भी डिस्कस किया। जब भी आपको इमीडिएट सॉल्यूशन चाहिए किसी चीज़ का, तो आप क्या बताओगे? एक्शन रिसर्च। इमीडिएट वर्ड जहाँ पे भी दिख जाए एक्शन रिसर्च आप लगा देना। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोलता है? द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज। इजी क्वेश्चन है, तो ये आपका होगा डेड्यूनम, जेजुनम और इलियम। ऑप्शन नंबर 4 इजी क्वेश्चन था, तो इतना कोई डिटेल में डिस्कस करने वाली चीज़ है नहीं है, रोटर मेमोराइजेशन बेस्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लेइंग सरफेस? बताओ प्लेइंग सरफेस, अगर आप में से कोई वॉलीबॉल या फिर बैडमिंटन वगैरह के होगा तो उसको पता होगा कि कौन सा सरफेस यूज़ लिया जाता है, तो इसका सही है टेराफेलेक्स। ए इंडोर कोर्ट्स में यूज़ लिए जाते हैं। ठीक है। टेराफेलेक्स। साइबेक्स, आई थिंक ई आना चाहिए था, ठीक है, पर कोई दिक्कत नहीं, साइबेक्स ये सही लिखा हुआ है। तो साइबेक्स में, साइबेक्स ही क्या है? आपका एक ब्रांड है, और ये आपके फिटनेस इक्विपमेंट्स बनाता है। क्या बनाता है? फिटनेस इक्विपमेंट्स बनाता है। ओके।
तो साइबेक्स हो गया और टेराफेलेक्स हमारा आंसर है। प्लायोमेट्रिक्स मैंने लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल डिस्कस किया था, उसके फेजेस वगैरह सब बता दिए हैं, और मैं हर ऑप्शंस को डिटेल में डिस्कस करता हूँ। इसलिए मैं अभी नहीं बता रहा प्लायोमेट्रिक्स को, क्योंकि फिर ये वीडियो भी लंबी हो जाएगी, तो कोई सेंस नहीं है उस चीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। चलो बताओ, इजी क्वेश्चन है ये तो। विच कॉन्टिनेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय ब्लैक रिंग इन ओलंपिक फ्लैग? ब्लैक रिंग, तो ब्लैक रिंग आपका अफ्रीका, और ग्रीन आपका ऑस्ट्रेलिया या ओशियाना, एशिया आपका येलो, एंड यूरोप आपका ब्लू, एंड रेड आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। अब कोई अमेरिका मत लिख देना, मैं बता रहा हूँ, ठीक है? पूरा जो आंसर, करेक्ट आंसर होता है ना, वो लिखना। अभी पता है क्या है, थोड़े टाइम में है ना, जैसे कि अभी केवीएस में, ईएमआईएस में क्या हुआ, फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर्स दे दिए थे आपको। क्या पता अभी आंसर राइटिंग का भी पैटर्न आ जाए, बट फिल इन द ब्लैंक्स में भी अगर आप आधे अधूरे आंसर छोड़ दोगे ना, तो वो एग्जामिनर के मूड के ऊपर है, या फिर उसको काट देगा, या फिर उसमें वो 0.5 मार्क्स देगा, हाफ। तो पूरा आंसर लिखना सीखो, पूरा चीज़ों का कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी रखो। थोड़ा ज़्यादा लिख दोगे तो दिक्कत नहीं आएगी, कम लिखोगे तो दिक्कत आएगी, ध्यान रखना। नेक्स्ट, 27। इमीडिएट ट्रीटमेंट टू ए बर्न पर्सन इज। देखो यहाँ से ये क्वेश्चन एक बार नेट में ही बना हुआ है, अभी 1-2 साल के अंदर अंदर सेम क्वेश्चन एज इट इज पूछ लिया था कि जल जाता है, ठीक है, जले हुए व्यक्ति का तुरंत इलाज। तो उसमें उसके जो फफेलों को फोड़ देना, ठीक है, बैलिस्टर मतलब, तो ये सब तो हो ही नहीं सकता। पट्टी कर देना, आप किसी जले हुए पे पट्टी थोड़ी ना करोगे, या उसको हार्म थोड़ी ना पहुंचाओगे। दवा भी नहीं लगा सकते, तो इसका सही आंसर है पानी से धो देना। देखो ये आप जब फर्स्ट एड पढ़ते हो ना, तो टैप वाटर का कॉन्सेप्ट आता है कितने, 10 से 20 मिनट तक। जैसे ही इंसान, जैसे ही किसी ह्यूमन के ऊपर कोई चीज़, गर्म चीज़ गिर जाती है, तो उसको आप तुरंत लेके जाओ, सबसे पहले उसको क्लीन करो, 10 से 20 मिनट टैप वाटर में रखो, जो नॉर्मल वाटर आता है। अगर यहाँ पे नॉर्मल वाटर की जगह आपको कोल्ड वाटर भी लिख सकते हैं, तो वाटर और कोल्ड हो और कोई ऑप्शन ना हो उसके आसपास का, तो आप ये भी टिक कर देना, ठीक है, कोल्ड वाटर भी सही होगा। बट बेसिकली टैप वाटर ही बोला जाता है। नल के नीचे लेके जाओ और उसके 10 से 20 मिनट उसको उसी नल के नीचे रखो, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ एथलेटिक्स? टेक्टिकल एबिलिटी, ट्रेनिंग स्टेट, टोटल पर्सनैलिटी, और कंडीशनल एबिलिटी। इजी क्वेश्चन है। आप सब एक स्पोर्ट्स पर्सन हो, और आपको पता है कि एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, परफॉर्मेंस के लिए, एक अच्छी परफॉर्मेंस के लिए बायो प्रोडक्ट क्या होता है? तो ये क्वेश्चन आप मेरे को बताओगे कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉज। इजी क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉज बताओ। तो आयोडीन आपका होता है गोइटर, ठीक है, जिसको हिंदी में ये बोलते हैं। रिकेट्स आपकी विटामिन डी, बेरी बेरी विटामिन B1, जिसको हम बोलते हैं थायामिन, सॉरी थायामिन, ओके, एंड स्कर्वी विटामिन सी। और इसके अलावा आपसे एनीमिया भी पूछा जा सकता है, जिसको आप विटामिन B12, ठीक है, और बेसिकली ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर इसमें ही आते हैं, ठीक है, और कुछ ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर आपके विटामिन B9 में भी आते हैं, फोलिक एसिड में, ठीक है। एंड विटामिन B12 को क्या बोलते हैं? कोबालमिन। तो ये सब चीज़ें, विटामिन D, C का तो आपको पता ही होगा। देखो सारे, सबकी डिसऑर्डर्स पढ़ने, सबकी डेफिशिएंसी से डेफिशिएंसी, और अगर आप इनटेक ज़्यादा करते हो, ठीक है, तो हाइपो और हाइपर दोनों पढ़ने हैं, हाइपो और हाइपर दोनों पढ़ने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। एक मिनट यार, ये परेशान करने लगता है थोड़ी देर बाद। क्वेश्चन नंबर 30, द इंफॉर्मेशन अबाउट वंस परफॉर्मेंस दैट हेल्प्स इन एडजस्टिंग, कंट्रोलिंग एंड रेगुलेटिंग इट। मतलब बेसिक सा क्वेश्चन है, पूछा गया है कार्य कौशल से संबंधित सूचना उसे समयोजित, नियंत्रित और व्यवस्थित, यहाँ पे कॉमा आएगा, ठीक है, कॉमा, और हिंदी में कॉमा को क्या बोलते हैं बता देना आप मेरे को कमेंट में। तो नियंत्रित अथवा व्यवस्थित करने के सहायक होती है, तो इजी है। सेल्फ रियलाइजेशन नहीं, ये नहीं होगा, मोटिवेशन भी नहीं होगा, कॉग्निशन तो रिलेट ही नहीं करता, कॉग्निशन तो एक सेपरेट ही आपका मेंटल एबिलिटी, मेंटल चीज़ों से रिलेटेड अगर कुछ पूछा जाता तो कॉग्निशन, मोटिवेशन तो है ही नहीं है। सेल्फ रियलाइजेशन ठीक है, बट ये एक
जैसे कि ये सेल्फ रियलाइजेशन एक नैरो टर्म आ गया है यहाँ पे। ठीक है, ये एक अम्ब्रेला टर्म किसके अंदर, फीडबैक। फीडबैक में आप सब कुछ कर लेते हो, ठीक है, दूसरों से भी लेते हो, खुद से भी करते हो। तो वंस खुद की परफॉर्मेंस को आप एडजस्ट कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, रेगुलेट कर रहे हो, तो सिर्फ सेल्फ रियलाइजेशन के थ्रू नहीं कर सकते हो, उसके लिए आपको फीडबैक भी जरूरी है। तो फीडबैक ही जरूरी है, तो ऑप्शन नंबर वन करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, हाइपोथैलेमस इज एसोसिएटेड विथ द कंट्रोल ऑफ। देखो हाइपोथैलेमस से क्वेश्चन आ जाता है ना, तो सबसे पहले आपको ग्लैंड्स ध्यान रखने हैं। दूसरा आपको थर्मो रेगुलेशन या फिर थर्मो रेगुलेटरी कुछ भी आ जाता है टेम्परेचर से रिलेटेड, तो आपको हाइपोथैलेमस लगाना है। और स्लीप वेक साइकिल ये पूछ लिया जाता है तो भी आपको हाइपोथैलेमस लगाना है। तीन कॉन्सेप्ट बता दिया, नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो। अब मोटर एक्शंस की बात करते हैं, तो मोटर एक्शंस और ग्लैंड्स तो इसका सही आंसर हो ही गया। थिंकिंग और इमोशंस से कोई रिलेट नहीं करता। देखो एक आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ब्रीथिंग को कौन कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये आप मेरे को बताओगे कमेंट सेक्शन में। अब मैं आपको बता हर चीज़ बता नहीं सकता ना, ब्रीथिंग को बताओगे और आप मेरे को ये मोटर एक्शन वाला भी बताओगे। मोटर एक्शंस यहाँ से क्वेश्चंस बनता है और इम्पोर्टेंट है। अगर आप मेरे सर्च करोगे, खुद सर्च करोगे, तो आपको ज़्यादा ध्यान रहेगा। मैं बता सकता हूँ, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है इन सब चीज़ों में। ठीक है, तो बताना आप मेरे को कमेंट सेक्शन में 32। और नेक्स्ट वीडियो में जो हमारी वीडियो होगी, मैं पक्का डेफिनेटली इन दोनों को डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 32, बताओ। फॉर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन द फिजिकल एजुकेशन टीचर मस्ट पोजेस वन ऑफ द फॉलोइंग। कुशल प्रबंधन के दृष्टिकोण से एक शारीरिक शिक्षक में निम्न से एक तत्व का होना आवश्यक है। तो बेसिकली आप एक फिजिकल एजुकेशन टीचर हो, आपको इफेक्टिव एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, मतलब ये सब ग्राउंड से रिलेटेड चीज़ें हैं। ठीक है, आपको कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराना है, कुछ भी करना है, तो आपके लिए क्या होना चाहिए, गुड पर्सनैलिटी नहीं, हाई क्वालिफिकेशन नहीं, टीचिंग एबिलिटी नहीं, थ्योरी क्लास थोड़ी नहीं लेनी है हमें, तो टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल्स इज द करेक्ट आंसर। Question number 33, administration and organization of physical education should be based on the principle of activity, humanity, biomechanics and teaching। बताओ क्या बोला है कि शारीरिक शिक्षा के प्रबंध तथा प्रशासन का आधार एक सिद्धांत कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है, बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो अब ये तो एलिमिनेशन मेथड से भी आप कर सकते हो, क्योंकि ये तो हम रिलेट ही नहीं कर रहे ये सब चीज़ें। तो टीचिंग इजी है। कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस भी हैं थोड़े, इनमें समझाने जैसा कुछ नहीं है। According to German concept of physical education, the mother of all games and sports is, ये तो सब बता देंगे, जिम्नास्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल एजुकेशन डिराइव्ड फ्रॉम। देखो सोशल एथिक्स से क्या ओनली फिजिकल एजुकेशन, देखो प्रिंसिपल्स क्या होते हैं कि वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है। क्या यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल चीज़ है, तो वो प्रिंसिपल्स हो जाते हैं। तो क्या सोशल एथिक्स से ही सिर्फ फिजिकल एजुकेशन पूरा बना सकते हैं हम, नहीं। प्रोफेशनल सोसाइटी से नहीं, फिजिकल एजुकेटर्स से, पढ़ाने वाले होंगे थोड़ी ना फिजिकल एजुकेशन पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा या फिर पूरा बन सकता है फिजिकल एजुकेशन नहीं। फिलोसफीज और साइंस से, यस। देखो साइंसेज में आपका क्या क्या आ जाता है, आपका पूरे स्पोर्ट्स साइंसेज के जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि आपके स्पोर्ट्स, बायोमैकेनिक्स, ठीक है, आपकी एक्सरसाइज, फिजियोलॉजी, आपकी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी भी एक इसका साइंसेस का ही पार्ट है। ओके, एंड हेल्थ साइंसेस, योगा साइंसेस, योगा साइंस। ठीक है, तो ये सब आपके किस में आ जाते हैं, साइंसेज में आ जाते हैं। एंड फिलोसफी में आपका बेसिकली जो भी थ्योरीज हैं, ठीक है, वो सब किस में आ जाएंगी, फिलोसफीज में आ जाएंगी। ठीक है, और आपके थ्योरीज के साथ साथ आपका जो क्या बोलते हैं हम उनको, मेरे माइंड से वर्ड स्लिप हो रहा है, जिसमें आपके नेचुरलिज्म वगैरह सब आते हैं, वो सब भी आपका फिलोसफीज में आ जाएंगी। तो ये सब आप, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। ठीक है, इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करना चाहिए था, इजी क्वेश्चन था, बट ठीक है कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड हैज द फास्टेस्ट रेट ऑफ ग्रोथ। ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन लगा, क्योंकि अब इसमें कुछ लोग इन्फेंसी बोलेंगे, कुछ कुछ बोलेंगे एम्ब्रोनिक पीरियड। ओके, ये तो स्पेलिंग ही गलत है। देखो इसमें क्या आता, एम्ब्रोनिक पीरियड, बी आता, पी कर रखा है। तो अगर ये ऑप्शन गलत है तो मैं तो इन्फेंसी लगाता। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन ही गलत दे रहा है, लिख ही गलत रखा है।
बट क्या पता हिंदी में सही हो। अब ये किसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, हिंदी को या इंग्लिश को। चलो छोड़ो, मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन में क्या सही होता। मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, देखो, इसने एम्ब्रॉयनिक पीरियड दे दिया है, इन्फेंसी भी दे दिया है, तो आपका एम्ब्रॉयनिक पीरियड ही सही होगा, क्योंकि फास्टेस्ट जो ग्रोथ होती है किसी ह्यूमन की, अगर वो कब प्री नेटल से कब तक लगा रहा है, जब तक उसकी डेथ तक, ठीक है, तो उसमें क्या आएगा, एम्ब्रॉयनिक पीरियड। बट अगर इन्फेंसी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और अडल्टहुड तक जाते हैं, तो आपका इन्फेंसी आता। क्या बोल रहा हूँ मैं, एम्ब्रॉयनिक पीरियड अगर दिया हुआ है तो एम्ब्रॉयनिक लगाओगे आप, और अगर ये नहीं दिया हुआ है तब आप इन्फेंसी लगाओगे, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। रिहेबिलिटेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज इज डन यूजिंग। तो रिहैब आप कैसे करते हो, फिजियोथेरेपी से? तो ओनली फिजियोथेरेपी से रिहैब नहीं होता। क्रायोथेरेपी, हाइड्रोथेरेपी नहीं, करेक्टिव एक्सरसाइज इसका सही आंसर होगा। आपको जैसे कि आप जब आपकी इंजरी होती है उसके बाद आप जैसे रेस्ट के बाद आप आते हो, तो थोड़ा थोड़ा कुछ एक्सरसाइज मूवमेंट्स करना स्टार्ट करते हो, तो वो करेक्टिव एक्सरसाइज में ही आ जाता है आपका। क्वेश्चन नंबर 38, विच टाइप ऑफ लीवर इज मोस्ट इफेक्टिव इन स्पोर्ट्स मूवमेंट। ये क्वेश्चन मैंने ना एक हमारी जो राजस्थान सेट की फर्स्ट क्लास थी पेपर डिस्कशन की, उसमें भी शायद सेम क्वेश्चन रिपीट होता है ऐसा कि ऐसा। तो इसका आंसर होगा आपका, सॉरी मैं थर्ड क्लास पे, फर्स्ट थर्ड क्लास लीवर फर्स्ट पे टिक कर दिया था, थर्ड क्लास लीवर। देखो क्वेश्चन ये तो इजी है, क्योंकि मैक्सिमम मूवमेंट्स, अब देखो इसका रीजन मैं बता देता हूँ, क्योंकि थर्ड क्लास लीवर आपका स्पीड का बेनिफिट देखता है, मैकेनिकल एडवांटेज किसका है, स्पीड का। कैसे है, रेंज कैसे है हमारी ह्यूमन स्पोर्ट्स मूवमेंट्स के लिए, क्योंकि रेंज ऑफ मोशन ज़्यादा है, सिंपल सी बात है। रेंज ऑफ मोशन ज़्यादा है इसके अंदर, किसके अंदर, क्लास थर्ड लीवर के अंदर। सो अगर आपको मैकेनिकल एडवांटेज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाए, ठीक है, तो ये आप सिंपल से देखना, मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला आपको याद होगा, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। तो जिसका एफर्ट आर्म बड़ा है उसका मैकेनिकल एडवांटेज एक से ज़्यादा होता है। मैकेनिकल एडवांटेज किसका ज्यादा होता है, एक से, और एफर्ट आर्म किसका बड़ा होता है, तो ये आप बोलोगे सर सेकंड क्लास लीवर का। अब ये कैसे पता चला, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है एफ एल ई वाला, फल्क्रम, लोड और एफर्ट, फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्लास लीवर में। फर्स्ट क्लास लीवर में फल्क्रम होता है, बीच में सेकंड में लोड होता है, देखो लोड को रखो, एफर्ट एक साइड रखो, एक साइड फल्क्रम, एफर्ट आर्म बड़ा हो गया, तो एफर्ट आर्म बड़ा है तो मैकेनिकल एडवांटेज वन से ग्रेटर है, सेम वाइस वर्सा इसका थर्ड क्लास लीवर में हो जाएगा। थर्ड क्लास लीवर में क्या होगा, आपका मैकेनिकल एडवांटेज एक से छोटा रहेगा, ओके। और फर्स्ट क्लास में तो एम ए इक्वल्स टू वन। ये आपको पता होना चाहिए, और ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। सेकंड क्लास लीवर आपको पावर का एडवांटेज देता है, इजी है क्वेश्चन। देखो अगर ये टॉपिक आपको पढ़ना है तो मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है जॉइंट्स, सॉरी, लीवर की। ये अभी जस्ट शायद 20-25 दिन पहले ही एक लीवर की वीडियो अपलोड किया, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी बायोमैकेनिक्स के, तो आप जाके पढ़ लेना उसको। बहुत डिटेल में डिस्कस किया है एक एक चीज़। क्वेश्चन नंबर 39, फिजिकल एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन इन पार्ट ऑफ विच चार्टर। अच्छा, इसने बोला फिजिकल एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है हर एक सिटीजन का, हर एक नागरिक का, तो वो कौन से चार्टर में लिखा हुआ है? तो ये यूनेस्को के चार्टर में लिखा हुआ है, आर्टिकल 1 में। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन ऑफ एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑफ नहीं आएगा यहाँ पे, यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और आपका यूजीसी का आपको पता ही होगा, ये कब आया था, नवंबर नवंबर 1956 में। ये आया आपका 1945 में। और WNO ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है इतना पढ़ने की। और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये कब आया था? और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कब आया था? 7 अप्रैल 1948। इस चीज़ का ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। और यूजीसी इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को इंपॉर्टेंट है, 1945 में आया है। और कब आया ये भी मे बी नवंबर में है, ठीक है, तो एक बार आप इसको भी चेक कर लेना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। बॉडी ब्यूटीफुल वॉज आइडियल ऑफ, देखो ये तो आपको पता होगा, ग्रीक में बात होती है, बट अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि इसको ग्रीक वर्ड में क्या बोलते हैं, तो आप बोलते हैं कैलोस। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और अदर टर्म्स भी है जो आपके पेडोट्राई वगैरह हुआ, ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कम से कम 15 ऐसे टर्म्स होंगे जो ग्रीक वर्ड्स हैं। ठीक है, और 5 से 7 आपके कौन से, ओके, रो इसमें स्पार्टन्स में। ठीक है, तो ये दोनों आपको पढ़ने हैं, स्पार्टन और ग्रीक के दोनों। 15 से टोटल 20 टर्म्स होंगे, इतने तो आप याद रख ही सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 41, इलियड एंड ओडिसी वॉज ऑथर्ड बाय होमर, और ये तो आपको पता है ही, और एरिस्टो, प्लेटो और सोक्रेट्स। देखो एरिस्टो फादर ऑफ रियलिज्म, प्लेटो फादर ऑफ आइडियलिज्म, और सोक्रेट्स, सोक्रेट्स बेसिकली, सोक्रेट्स ने क्या बोला था, सोक्रेट्स का एक भेद बहुत ही फेमस कोट है जो आपके एग्जाम से पूछा जाता है, बॉडी एंड माइंड से। क्या फिजिकल एजुकेशन क्या है, बॉडी एंड माइंड। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखना, बॉडी एंड माइंड एग्जिस्टेंस की बात कौन करता है, सोक्रेट्स। ये इंपॉर्टेंट है, बॉडी एंड माइंड जहां भी दिख जाए आपको तो सोक्रेट्स लगाना है। एरिस्टो, रियलिज्म और प्लेटो। अब देखो इनमें सबसे सीनियर कौन होता है, ये हमें बेसिक सा पता होना चाहिए, तो सोक्रेट्स सबसे सीनियर है। एक मिनट, स्पेलिंग गलत हो गई है। ठीक है, यहाँ से मैच कर रहा हूँ मैं स्पेलिंग को, कहीं गलत ना हो जाए। सोक्रेट्स, ठीक है, सोक्रेट्स सबसे सीनियर है, देन प्लेटो, प्लेटो और उसके बाद है एरिस्टो। एरिस्टो सबसे जूनियर है, मतलब एरिस्टो के गुरु प्लेटो है, प्लेटो के गुरु सोक्रेट्स हैं। तो ये बेसिक सा नॉलेज आप ध्यान रखना। ओके, क्वेश्चन नंबर 42, इन विच ओलंपिक वॉज द ओलंपिक ऑथ एडमिनिस्ट्रेड फॉर फर्स्ट टाइम। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन है, और यहाँ से 2-3 और इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं, वो सब मैं आपको बता देता हूँ। देखो 1920 एंटवर्प ओलंपिक तो इसका सही आंसर है। अब यहाँ पे ओलंपिक ओथ फर्स्ट टाइम ली गई थी, इसके साथ साथ ओलंपिक फ्लैग को लहराया गया था, पहराया गया था, जिस जो भी आप बोलोगे। ठीक है, तो दो चीजें हमें मिल गई, ओलंपिक फ्लैग और एक ओलंपिक ओथ। 1900, देखो 1896 तो आपको पता ही है, तो इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस नहीं बनते। आप देखोगे नेट के या फिर सेट के प्रीवियस क्वेश्चन, वो 1896 से कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस बनाते नहीं है। एक दो क्वेश्चन बन जाते हैं 1896 या उससे पहले, कि आपका पहले फादर कौन, फर्स्ट फादर कौन था, सॉरी फादर नहीं, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था। तो ये आपके क्वेश्चन अभी नेट में भी आया था एक बार, 2024 दिसंबर वाले में। तो ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं 1986 या उससे पहले। ओके, तो तो आप मेरे को बताना है कौन था, डर्मिटस विकलिस था या फिर पेरी de कोबार्टिन था, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। 1900 में सबसे पहले 1900 में क्या हुआ था, वुमेन ने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था। और इसके साथ साथ एक चीज और हुई थी जो बहुत कम लोगों को पता है, वो है लॉन्गेस्ट ओलंपिक कहाँ हुए थे, 1900 में होते। कौन से ओलंपिक लॉन्गेस्ट ओलंपिक है आपके, 1900 पेरिस ओलंपिक इज द लॉन्गेस्ट ओलंपिक। कितने महीने चले थे, 5 महीने चले थे लगभग। ठीक है, ऐसी 5 महीने, मतलब इसकी कोई स्टार्ट डेट तो थी, मतलब कि आज से स्टार्ट हो रहा है, बट एंड हुआ ही नहीं, क्योंकि उस टाइम वॉर वगैरह चल रहे थे इसलिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, 1908 लंदन में क्या हुआ था। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका ओलंपिक मोटो आया था यहाँ पे फर्स्ट टाइम, क्या है, CTS, LTS और 4TS। तो इसको क्या बोलते हैं, फास्टर, हायर एंड स्ट्रोंगर, फास्टर, हायर एंड स्ट्रोंगर। ध्यान रखना, इसका ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी कि इसको क्या बोलते हैं। तो फर्स्ट टाइम आपका मोटो आया था, कब आया था, 1908 लंदन ओलंपिक में। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखना, और एक दो चीज़ आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, कोई वो डिटेल वाली इसी कोई डिस्कशन वाली बात है नहीं, कि कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा आपको यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई मिस हुआ है क्या हमसे, क्वेश्चन नंबर 43, हाँ, क्वेश्चन नंबर 43 मिसिंग है, तो इसको हिंदी में दिया हुआ है, मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मिस कर दिया क्वेश्चन।
ठीक है, कोई बात नहीं। मनोविज्ञान का जनक, मतलब साइकोलॉजी का, साइकोलॉजी का, साइकोलॉजी का जनक कौन है? ठीक है, तो साइकोलॉजी का जनक किसे माना जाता है? विल्हम वुंड। ठीक है, ये स्पेलिंग आप देख लेना, यही लिखा हुआ है, विलियम वुंड। ओके। और सिगमंड फ्रॉइड जो लिखा हुआ है, ये क्या है आपके? फादर ऑफ साइको एनालिसिस, साइको एनालिसिस के फादर हैं। ओके। जॉन वॉटसन आपके बिहेवियरिज्म, बिहेवियरिज्म के फादर हैं। और इवन पेवलोव आपका क्लासिकल कंडीशनिंग। ये सब आपको पता होगा, बट फिर भी एक तरह से रिवीजन हो ही जा रहा है आपका, कोई दिक्कत नहीं। नेशनल फिटनेस कॉर्प्स प्रोग्राम वाज फॉर्म्ड इन, कब बना था नेशनल फिटनेस कॉर्प? तो ये आपका 1965, याद रखना। रोड मेमोराइजेशन का क्वेश्चन है। 1986 में क्या हुआ था, बताओ? 1986 में क्या हुआ था? नेशनल पॉलिसी, सेकंड, सॉरी, सेकंड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। ठीक है। इससे पहले कब आई थी? 1968 में, और जिसमें आपका 10+2+3 का कॉन्सेप्ट दिया गया था। ओके। 1984, एन एस एन आई, बेसिकली पहले तो उसको एन आई एस ही बोलते थे, सॉरी एन आई एस नहीं, साई साई स्टेब्लिश हुआ था, वो तो 1961 है। साई कब आया था? 1984, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। और 1972 में कुछ हो तो आप मेरे को बता देना। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कुछ ध्यान रखना। नेक्स्ट आपका, विच कंडीशंस इज नॉट रिलेटेड विथ स्ट्रेस? स्ट्रेस से कौन सी कंडीशन नहीं मिलती? देखो, हाइपरटेंशन तो स्ट्रेस से है ही, आपको पता है। हाइपरटेंशन इज अ प्रोडक्ट ऑफ चेंज इन हार्मोन्स, हार्मोनल सिचुएशन, लाइक जो आपके कोर्टिसोल हार्मोन रहता है उसके अंदर। जैसे कि आपका कोर्टिसोल हार्मोन क्या होता है? स्ट्रेस हार्मोन है, तो स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है तो हाइपरटेंशन की सिचुएशन बनती है। मेंटल इलनेस, आपकी टेंशन, एंजाइटी, ठीक है, डिप्रेशन की वजह से क्या होता है? मेंटल इलनेस होता है। ठीक है। अनेमिया क्या है? एक ब्लड डिसऑर्डर है, जो आपके आयरन की कमी से होता है, जो आपके विटामिन B12 की कमी से भी हो सकता है, और B9 की कमी से भी हो सकता है। ठीक है। पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर भी आपके स्ट्रेस की वजह से होता है। जब आपके स्टमक पे स्ट्रेस आता है, तब पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। एनीमिया इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। चेंजेस इन पोजिशन, सॉरी, ये बार बार परेशान कर रहा है एक तो। चेंज इन पोजिशन, वेट। ओके, व्हाट इज चेंज ऑफ पोजीशन? चेंज ऑफ पोजीशन के बारे में पूछा गया है, तो आप इसमें बताओगे चेंज ऑफ पोजीशन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, इजी है। ठीक है, कोई इसमें कुछ है नहीं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी से। बताओ मेरे को, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन सी होती है? तो आपकी डिस्टेंस हो गई, स्पीड हो गया, पावर हो गया, मास हो गया, ये आपका क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्या क्या आ जाता है? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ठीक है, ये, और एक्सेलरेशन। ये किस में आ जाएगा आपका? वेक्टर क्वांटिटी में आ जाएगा, सिंपल है। ठीक है। तो इसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है, इसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है, ये चीज़ का आप ध्यान रखना। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स इफेक्ट डायरेक्टली, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स बेसिकली किसके लिए होते हैं? आपके मसल्स ग्रोथ के लिए होते हैं। ठीक है, मसल में एक्स्ट्रा ग्रोथ लाने के लिए होते हैं। तो हार्ट, लंग और ब्रेन नहीं होगा आपका, मसल सही आंसर है इसका। एनाबॉलिक स्टेरॉइड से मेरे को याद आया, देखो हमें सारा कुछ पढ़ना होता है डोपिंग से रिलेटेड, तो डोपिंग के एक बार आप सारे देख जाना। ठीक है, मेरे को भी इतना कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि वो याद करने होते हैं, जब जब हम पढ़ाते हैं पढ़ते हैं तब याद होते हैं। तो ऐसा एक मैं थोड़ा सा बता दूंगा कभी, एक वीडियो बना के डोपिंग के बारे में और उसके जो जो एग्जाम रिलेटेड पॉइंट्स हैं उसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। रिएक्शन टाइम इज द कंपोनेंट ऑफ, रिएक्शन टाइम किसका कंपोनेंट है? देखो, तो यहाँ पे ये तो आपको पता भी होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आपके हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं, और ये आपके मोटर फिटनेस रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, या फिर स्किल भी कभी कभी बोल देते हैं इनको, ध्यान रखना। तो हेल्थ रिलेटेड में आपका क्या आएगा? मस्कुलर एंड्योरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, आपका आएगा कार्डियोवास्कुलर,
कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, आपका आएगा बॉडी कंपोजिशन, और एक आपका बचा फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये आपका किस में आ गया, ये आपका आ गया हेल्थ रिलेटेड में। तो यहाँ से तो कुछ है नहीं है, तो आपका हेल्थ रिलेटेड ऑप्शन तो कट हो गया। नेक्स्ट आपका आता है मोटर या फिर स्किल रिलेटेड। ओके, तो इसमें सबसे पहले आपका कौन सा आएगा, आपका आएगा ए से एजिलिटी, बी से बैलेंस, और सी से कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अब आपका पी से पावर, ठीक है, एस से स्पीड, और आर से क्या है, रिएक्शन, रिएक्शन टाइम। ओके, तो अब आप देखो क्या पूछ रहा है ये क्वेश्चन में, क्या पूछा, रिएक्शन टाइम। ठीक है, किसका कंपोनेंट है, तो रिएक्शन टाइम आपका मोटर फिटनेस का कंपोनेंट है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, मोटर फिटनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। देखो ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत कम लोग होंगे जो, मुझे को लगता भी नहीं है कोई पढ़ता है ये सब चीज़ें। मैक्लोय फॉर्मूला ऑफ स्टूडेंट क्लासिफिकेशन, नेट के लिए नहीं है पढ़ते हम, सेट के लिए तो कहाँ ही पढ़ेंगे ये सब। तो इसका करेक्ट है ये, अभी के लिए याद रखो, क्या पता कभी फिर पूछ ले, होता तो नहीं है पर फिर भी किसी दूसरे सेट में कभी नेट में पूछ लिया जाए। ठीक है, 20 ए से एज, एच से हाइट, और डब्ल्यू से वेट। तो 20 एज प्लस 6 हाइट प्लस वेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 एंड लास्ट क्वेश्चन। सिल्चर एंड स्पेंसर आर एसोसिएटेड विथ वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी ऑफ प्ले। ये हम दो बार तो पहले डिस्कस कर चुके हैं, फिर से एक बार मैं बता देता हूँ जल्दी जल्दी। सरप्लस एनर्जी, सरप्लस से सिल्चर एंड स्पेंसर। एंटिसिपेटरी, एंटिसिपेशन, एंटिसिपेशन से कार्ल ग्रॉस। ठीक है, रिकैपिचुलेशन से स्टैनली हॉल, और आपके रिक्रिएशन से पैट्रिक। ठीक है, CW पैट्रिक ऐसे कुछ नाम है, एक बार आपको ऑप्शन आएगा तो आप समझ जाओगे, तो इजी है। ठीक है, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपको इससे रिलेटेड, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, कोई भी कॉन्सेप्ट आपको डिटेल में डिस्कस करना है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, तो हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, नो डाउट। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करना। ठीक है, और मैं नेक्स्ट सेट का कोई पेपर उठाऊंगा, उसको सॉल्व करवाऊंगा, उसके हर एक ऑप्शंस को डिटेल में डिस्कस करूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।